Hello everyone. Is everyone able to hear me? साउंड आ रहा है, आवाज आ रही है सबको? सब लोग सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग रुद्र प्रताप, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग अवधेश, वर्षा, ध्रुव, आदिल, युवराज और बहुत सारे बच्चे। ठीक है, सब लोगों को बहुत ही बड़ा गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो लेक्चर नंबर 7 है, 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। ठीक है ना, अभी हम पढ़ रहे थे क्रीप। ठीक है ना, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्रीप। हैप्पी होली एवरीवन। ठीक है, तो होली कल अच्छे से मनाना। अभी ये इस पर ध्यान दो। देखो क्रीप क्या होता है, क्रीप कैसा डिफॉर्मेशन है? क्रीप होता है डिफॉर्मेशन, है ना। किस तरह का डिफॉर्मेशन है क्रीप? विच टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज क्रीप? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्रीप किस तरह का डिफॉर्मेशन है? हैप्पी होली एवरीवन। गुड इवनिंग। ये बताइए, क्रीप परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। परमानेंट डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्रीप बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। किस तरह के लोड्स की वजह से आता है? विच टाइप ऑफ लोड? विच टाइप ऑफ लोड? सस्टेन्ड लोड। सस्टेन्ड लोड या कह सकते हैं परमानेंट लोडिंग की वजह से। लगातार जो लोड लग रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से आता है। ठीक है ना, इट इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म लोडिंग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से आता है, लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से क्रीप आता है, सस्टेन लोडिंग की वजह से क्रीप आता है। तो ये बताइए, डेड लोड की वजह से आएगा या लाइव लोड की वजह से आएगा? हाँ, लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से आता है। ठीक है, तो डेड लोड की वजह से आएगा, लाइव लोड की वजह से नहीं आएगा। लाइव लोड तो आते जाते रहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो आप ये लिख लो, इट अकर्स ड्यू टू लाइव लोड। लाइव लोड या डेड लोड? इट अकर्स ड्यू टू डेड लोड। ठीक है ना। सो डेड लोड की वजह से आता है क्रीप। चलिए, तो अब क्रीप डिपेंड किस किस चीजों पे करता है? ठीक है ना, क्रीप किन किन चीजों पे डिपेंड करता है तो देख लेते हैं। क्रीप डिपेंड्स ऑन, क्रीप डिपेंड्स ऑन। अच्छा, पिछली क्लासेस में जो भी डाउट हैं वो सब, मतलब पिछली पिछली क्लासेस में जो कुछ पढ़ाया गया है उसमें कोई डाउट वगैरह है क्या? हॉलीडे बस एक दिन का है, सिर्फ कल की ही है। डेड लोड को स्टैटिक, देखो डेड लोड को स्टैटिक लोड नहीं कह सकते। डेड लोड इज अ टाइप ऑफ लोड जो स्टैटिक इन नेचर होता है। लेकिन डेड लोड और स्टैटिक लोड अलग अलग होते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जो चल फिर नहीं रहा है ना, हिल डुल नहीं रहा है। और डेड लोड जो होता है वो भी वही होता है। वैसे तो कह तो सकते हैं स्टैटिक लोड। हाँ ठीक है, डेड लोड को स्टैटिक लोड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुड इवनिंग। यस, सो क्रीप डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, किसने बोला टेम्परेचर? टेम्परेचर बोला यश ने। ठीक है, तो यश ने बिल्कुल सही कहा। सो यश ने कहा क्रीप डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और किस किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और किस पर? तुम सुमित कुशवाहा जलालगढ़ से हो? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इस बात के लिए तो तुमको परमवीर चक्र मिलना चाहिए, बिकॉज तुम सुमित कुशवाहा हो जलालगढ़ से। टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, और स्ट्रेस लेवल पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रेस लेवल पर। ठीक है, सो टेम्परेचर पर, टाइम पर, स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ लोडिंग पर। ठीक है, टाइप ऑफ लोडिंग
टाइप ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, कोई बताएगा? हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो क्रीप ज्यादा होगा, या टेम्परेचर कम होगा तो क्रीप कम होगा, क्रीप ज्यादा होगा? गुड इवनिंग कन्हैया। टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड पर डिपेंड करे, टाइप ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, मटेरियल पे हम एक किसी भी एक मटेरियल की बात कर रहे हैं कि उस मटेरियल में क्रीप कितना होगा, है ना? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्रीप भी ज्यादा होगा, है ना? सो हाइयर द टेम्परेचर मोर इज द क्रीप। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्रीप भी इंक्रीज करेगा, क्रीप डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज करेगा। मतलब आपने कोई बिल्डिंग बनाई है जम्मू कश्मीर में और कोई बिल्डिंग बनाई है राजस्थान में, है ना? तो राजस्थान में ज्यादा क्रीप आएगा उसी बिल्डिंग में, या जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा क्रीप देखने को मिलेगा? हाँ, राजस्थान में ज्यादा क्रीप देखने को मिलेगा। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां पर क्रीप भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो टेम्परेचर के हिसाब से जैसे ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा क्रीप देखने को मिलेगा। टाइम के हिसाब से अगर टाइम बढ़ा देंगे तो क्रीप बढ़ेगा कि कम होगा? टाइम बढ़ने के साथ साथ क्रीप बढ़ेगा कि कम होगा? 10 साल तक लोड लगा रखा है, 50 साल तक लोड लगा रखा है, अगर 10 साल तक लोड लगा रखा है तो क्रीप कम होगा, 50 साल तक लोड लगा रखा है तो ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा लंबे टाइम तक लोड लगा रहेगा उतना ज्यादा क्रीप आएगा, ठीक है? स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल मतलब अगर स्ट्रेस कम है तो क्रीप ज्यादा होगा, कि स्ट्रेस ज्यादा पे ज्यादा होगा क्रीप? तो स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्रीप भी उसके साथ साथ बढ़ता जाता है। छोटे मोटे स्ट्रेस पर बहुत ही कम क्रीप आएगा, ज्यादा स्ट्रेस पर ज्यादा क्रीप आएगा, ठीक है ना? टाइप ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है। एक तो हो गई स्टैटिक लोडिंग और एक हो गई डायनेमिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग का क्या मतलब होता है? स्टैटिक लोडिंग जो लगातार लगी जा रही है कांस्टेंट लेवल से। डायनेमिक लोडिंग का क्या होता है? डायनेमिक लोडिंग आई और गई, चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो अगर स्टैटिक लोडिंग होगी तो क्रीप ज्यादा होगा, और अगर डायनेमिक लोडिंग होगी तो क्रीप कम होगा, है कि नहीं? समझ में आई ये बात? हिंदी में भी बताएं, बताओ इनमें से कौन सी चीज बतानी है हिंदी में? टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, टाइम का मतलब होता है समय, स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल, और टाइप ऑफ लोडिंग लोड का प्रकार। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ एक जगह पर स्थिर, डायनेमिक का मतलब होता है चलते फिरते रहने वाला लोड, या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सब चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, है ना? या फिर कभी लोड आया चला गया, इस तरह का लोड होता है डायनेमिक। यानी जिस लोड में चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, उस तरह का लोड होता है डायनेमिक लोड, ठीक है? तो इन सब चीजों में कोई दिक्कत है? स्टैटिक रिपीट कर दें? क्या रिपीट करना है बेटा? लगातार लोड लगा हुआ है, क्रीप है ही किसकी वजह से? जो लोड लगातार लगा रहता है उसकी वजह से है ना? तो अगर कोई लोड है जो लगातार लगाई हुआ है, कॉन्स्टेंटली लगाई हुआ है, तो क्रीप ज्यादा आएगा ना उसकी वजह से। डायनेमिक लोड है कि लोड आया 5-6 घंटे के लिए फिर चला गया, फिर आया 10 दिन बाद 3-4 घंटे के लिए, तो किसकी वजह से ज्यादा क्रीप आएगा? स्टैटिक लोडिंग की वजह से ज्यादा क्रीप आएगा ना, ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, स्टैटिक है चल भार और डायनेमिक है अचल भार। क्या क्रीप कंप्रेसिव लोड में आ सकता है? कंप्रेसिव और टेंसाइल किसी में भी आ सकता है, ठीक है? कंप्रेसिव और टेंसाइल किसी में भी आ सकता है, ठीक है? क्रीप समझ में आ गया? कोई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं रिलैक्सेशन पे। फिर से बताएं? अच्छा, फिर से वही बताएं, मतलब जो कुछ भी बोला है वो फिर से सब कुछ बताएं वैसे के वैसे ही। पिछली बार नहीं समझ पाए, अब समझ जाओगे। सर ह्यूमन बॉडी अर्थ पे स्टैटिक लोड में कंसीडर होगा या डायनेमिक में ही? ह्यूमन बॉडी अर्थ के ऊपर, तुम कहीं एक जगह रुके हो खड़े रहते हो क्या? तुम बता दो। तुम चलते फिरते रहते हो, इधर उधर जाते रहते हो, या रुके रहते हो एक जगह पर? ये भी कोई सवाल है? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? चलते फिरते रहते हैं, मूविंग है। तो ह्यूमन बॉडी का जो लोड आएगा अर्थ के ऊपर वो स्टैटिक आएगा डायनेमिक आएगा? डायनेमिक आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए रिलैक्सेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या है ये समझिए।
मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर लगातार लोड लगे जा रहा है, ठीक है ना, मटेरियल के ऊपर लगातार लोड लगे जा रहा है। जैसे कि आप हो, आपके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस है, पहले आपकी जिंदगी बहुत खुशमयी थी, है ना, बहुत खुश रहते थे, चिल रहते थे, मस्त रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से पढ़ाई आ गई, पढ़ाई आ गई, प्रिपरेशन आ गई, ये सब आ गया, तो आपके ऊपर क्या आया, स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आया, और स्ट्रेस लगातार बना हुआ है, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जा रहा तब तक स्ट्रेस लगा ही हुआ है, लगातार कांस्टेंट स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट स्ट्रेस लगा हुआ है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है या उतना ही रहता है? नहीं, गलत एग्जाम्पल है ये, इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा, छोड़ो, ये वाला एग्जाम्पल हटाओ, है ना, इस वाले एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हमने क्या किया, हमारे पास एक रस्सी थी, ठीक है, अब एग्जाम्पल से नहीं, एक्चुअली समझाते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। देखो, हमारे पास क्या था, एक मेटल का बार था, एक मेटल का बार था, ये रहा मेटल का बार, एक तरफ तो फिक्स था, ठीक है, दीवार से फिक्स करके रखा है टाइट से, है ना, लेकिन दूसरी तरफ जो दीवार थी ना वो थोड़ी सी दूर थी, ऐसे यहां पर थी दूसरी तरफ दीवार। तो हमने क्या किया, इसको खींचा, इसको भी दीवार से टच कराना था, खींच के टच करा देना था दीवार से, तो हमने क्या किया, इसको पुल कर दिया, और पुल करा के दीवार से एकदम टच करा दिया, दीवार से टच करा दिया, और दीवार पे लाके कस दिया इसको, ठीक है ना। तो अब आप ये सोचो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, बताओ जरा, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी इसकी एल, एल थी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, और इसकी जो खींच के लेंथ कर दी गई है डेल्टा एल और बढ़ा दी गई है ताकि ये इस दीवार पे भी खिंच जाए। अब इसको पूरा जब खींचा ना तो इसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हुए कि नहीं हुए, इसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हुए कि नहीं हुए, देयर आर स्ट्रेसेस जनरेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हो गए, स्ट्रेन भी आया, क्या स्ट्रेन आ गया हमारे पास, क्या, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। अब जैसे जैसे क्रीप में होता था, क्रीप में क्या होता था कि वहां पर कांस्टेंट स्ट्रेस रहती थी, कांस्टेंट स्ट्रेस रहती थी, ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट स्ट्रेन रहेगी, ठीक है। तो अब स्ट्रेन तो चेंज होनी जाएगी, यहां पर जब शुरुआत में हमने देखा तो यहां पर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज पी बाय ए, पी बाय ए, या फिर स्ट्रेस इज यंग्स मोड, हाँ, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, ये इतनी स्ट्रेन है हमारे पास, इतनी स्ट्रेस है हमारे पास। अब ये तो तुरंत की तुरंत वाली स्ट्रेस है कि जब हमने इसको खींच के लगा दिया, इसके ऊपर लोड लगाया, खींचा और इसको यहां पर फिक्स कर दिया, फेविकॉल के मजबूत जोड़ से चिपका दिया, तो क्या हुआ, इस पूरी की पूरी रॉड के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो गई है, इसकी लेंथ को इतना खींचना पड़ा, तो स्ट्रेन भी आया कुछ डेल्टा एल अपॉन एल, इतना स्ट्रेन आ गया हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेस आ गया एप्सिलॉन इनटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गए। अब ये तो तुरंत की बात थी, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, मान लो 50 साल बाद लौट के आए, देखा तो क्या इसमें स्ट्रेन उतना को उतना ही रहेगा, स्ट्रेन सेम ही है क्या, विल इट हैव सेम स्ट्रेन, विल इट हैव सेम स्ट्रेस? देखो स्ट्रेन तो उतना ही है, उसकी ओरिजिनल लेंथ पहले क्या थी, कुछ और थी, ओरिजिनल लेंथ थी एल, ठीक है ना, हमने खींच के कर दी है एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है ना, तो स्ट्रेन तो वही रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ से ही डिवाइड होगा, तो स्ट्रेन उतना ही है ना, और ये डेल्टा में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितना हमने इलोंगेट कर रखा था अभी भी उतनी ही इलोंगेटेड है, तो स्ट्रेन तो कांस्टेंट हो गया हमारा, चाहे 50 साल बाद आके देखेंगे स्ट्रेन तो वही रहेगा, स्ट्रेन इज सेम, लेकिन स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्या स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना ही बना रहेगा, क्या लगता है आपको, स्ट्रेस डिक्रीज कर जाएगा, क्यों डिक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो इस केस में जो होगा स्ट्रेस डिक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेस विल डिक्रीज, ठीक है ना, तो लगातार कांस्टेंट स्ट्रेन बने रहने पर मटेरियल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता जाता है, ठीक है ना, तो ये भी क्रीप जैसा ही है फिनोमेना, बस क्रीप में क्या होता था, कांस्टेंट स्ट्रेस पर स्ट्रेन इंक्रीज करता जाता था, यहां पर क्या है, कांस्टेंट स्ट्रेन पे स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा है। समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई, बताओ जरा।
क्या चीज समझ में नहीं आई? वैसे इसमें समझने का है नहीं, इसमें है याद करने का। याद करने का मतलब वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी और चीज से लिंक करके समझाया जाए। बस इसमें यह है कि अगर किसी मटेरियल को मैंने खींच के रखा और इसी जगह पर रखे रहा, मैं बहुत देर तक इस जगह पर रखे रहा, तो क्या होता है कि जितना स्ट्रेस शुरुआत में था ना, उतना स्ट्रेस बाद में नहीं रह जाता। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद देखेंगे कि उसके अंदर स्ट्रेस कम हो चुका होगा, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कहते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आया? बस बेटा यही तो है, स्ट्रेन कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बताया कि तुरंत की तुरंत जब देखा तो स्ट्रेस इतना आ गया था, लेकिन आप 50 साल बाद देखोगे ना तो स्ट्रेस की वैल्यू इससे रिड्यूस हो चुकी होगी। हाँ बेटा, मैथमेटिकल फॉर्मूला से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है डिराइव्ड है, ये किस तरह की लोडिंग के लिए है? ये है ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग की वजह से कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आती हैं इससे। ये है इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, क्या वही वाले फॉर्मूले लॉन्ग टर्म फिनोमेना पे एप्लीकेबल होंगे? लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए सेम फॉर्मूले लगेंगे क्या? समझ रहे हो? जब क्रीप में मैंने समझाया था, क्रीप में भी मैंने एक चीज समझाई थी, क्या? कि जो इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन हुआ है, क्या समझाया था क्रीप में? कि लोड लगाने पर, पी लगाने पर जो डिफ्लेक्शन आया था डेल्टा, डेल्टा कितना आया था? पी एल अपॉन ए ई। ये तो था इंस्टेंटेनियस फिनोमेना शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए, ठीक है ना। लोड लगा के रखा है 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए, तो हम देख रहे हैं कि हाँ, जब हमने जैसे ही लोड लगाया तो इतना डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। लेकिन 50 साल बाद वाला डिफ्लेक्शन के लिए भी क्या यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? 50 साल बाद तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, यहां पर जो ये वाली स्ट्रेस आएगी ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये तुरंत की तुरंत शॉर्ट टर्म वाली जब देखते हैं ना हम, 1 आध साल भी लगा रहे हैं ना, तब भी स्ट्रेस में अंतर ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत कम अंतर आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पर भूख्या वीराना, क्या नहीं समझाया मैंने? चंचल चंचल, क्या चीज नहीं समझाई? यंग्स मॉडुलस डिक्रीज नहीं करेगा। नहीं, वैसे यंग्स मॉडुलस में भी चेंज आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म फिनोमिना में यंग्स मॉडुलस में भी चेंज आ जाते हैं, यंग्स मॉडुलस डिक्रीज कर जाता है। हाँ, यंग्स मॉडुलस भी चेंज हो जाता है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए ना ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये जो स्ट्रेस वाला फॉर्मूला है ना, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। ये स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, ये फॉर्मूला आप ये बताओ शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए है या लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए है? ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए है या लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए? जल्दी बताओ। ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। अभी जब मैंने इसको खींचा है ना, इतना स्ट्रेन प्रोवाइड किया, उसकी वजह से ये स्ट्रेस आया, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। अभी लोड लगाया या स्ट्रेन आया, फिर थोड़ी देर बाद स्ट्रेन चला गया, तब हम इस ये फॉर्मूला से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप इतना ही स्ट्रेन 50 साल के लिए बना रहने दोगे, 50 साल बाद आप आओगे स्ट्रेस कैलकुलेट करने कि इतनी स्ट्रेस होगी, तो ये फॉर्मूला गलत आंसर देगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये बात समझ में आई आपको कि ये जो स्ट्रेस आएगा, ये स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, ये वाला जो फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म है ना। अगर आप 50 साल बाद की स्ट्रेसेस देखोगे तो इस फॉर्मूले से नहीं देखना है, ठीक है ना।
ये चीज क्लियर है? क्योंकि 50 साल बाद क्या होगा, बहुत सारे फिनोमिना इसके अंदर हैं, मटेरियल के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। लगातार अगर स्ट्रेस लगी हुई है ना, तो स्ट्रेसेस के बीच में मॉलिक्यूल जो है ना, वो खिंचे 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 बहुत टाइम तक नहीं बने रहते हैं। तो मॉलिक्यूल भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उस हिसाब से हल्का हल्का सा एडजस्टमेंट आने लगता है, और उसके हिसाब से ना स्ट्रेसेस रिड्यूस होने लगती हैं। डायनेमिक लोड नहीं है, ठीक है प्रिंस, दिस इज नॉट डायनेमिक लोड। चलिए एक बात बताइए, ये बात समझ में आई कि हमने जब मटेरियल को कांस्टेंट स्ट्रेन पर खींच के रखा, तो तुरंत की तुरंत जो स्ट्रेस आएगी वो तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 50 साल बाद जो स्ट्रेस आएगी वो इस स्ट्रेस से थोड़ी कम हो चुकी होगी। ठीक है, 50 साल बाद जो फॉर्मूला लगाना है वो आपके सिलेबस में नहीं है। 50 साल बाद के इफेक्ट जो आएंगे वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो आप पढ़ोगे क्या, आरसीसी में, बाकी जगह। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म के बाद स्ट्रेस जो निकालना होता है वो अभी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या समझना है कि 50 साल बाद स्ट्रेस कम हो चुकी होगी, और इस फिनोमिना को कहते हैं रिलैक्सेशन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक अगर इसको हमने कांस्टेंट स्ट्रेन पर खींच के रखा हुआ है, तो इतने लंबे टाइम के बाद जो स्ट्रेस मिलेगी वो रिड्यूस हो चुकी होगी, रिड्यूस हो चुकी होगी। तो रिड्यूस क्यों हो रही है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन समझ में आया क्या है? क्या सबको रिलैक्सेशन समझ में आया क्या है? ठीक है, रिलैक्सेशन क्या होता है जरा बताएंगे फिर से, सब लोग एक बार बताएंगे, सब लोग कमेंट कर देंगे कि रिलैक्सेशन क्या है, व्हाट इज रिलैक्सेशन, ये सब लोग कमेंट कर देंगे। क्या है? लॉन्ग टर्म कांस्टेंट स्ट्रेन पर स्ट्रेस रिड्यूस हो जाने को रिलैक्सेशन कहते हैं। नोट करवा देंगे बेटा, पहले समझ तो लो। समझ में आ गया सबको? यस, स्ट्रेन कांस्टेंट एंड स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीज इन स्ट्रेस आफ्टर लॉन्ग टर्म कांस्टेंट स्ट्रेन। ठीक है, तो सेम स्ट्रेन पर लॉन्ग टर्म के बाद स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन। कोई दिक्कत? रिलैक्सेशन क्या होता है, कोई दिक्कत? यस, आफ्टर लॉन्ग टर्म लोडिंग स्ट्रेस इज रिड्यूसिंग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर लिखो आप, द डिक्रीज इन स्ट्रेस, द डिक्रीज इन स्ट्रेस as a result of creep, as a result of as a result of creep in steel in steel under long term strain, long term constant strain is called relaxation। नियत विकृति पर कुछ समय बाद प्रतिबल में कमी आ जाना। ठीक है, वेरी गुड आदित्य। चलो, तो ये रिलैक्सेशन है, ये समझ में आ गया।
व्हाट इज द वैल्यू? रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फैटीग। फैटीग, फैटीग का हिंदी देखना है क्या? एक मिनट, फैटीग का हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी तो यही है, हिंदी में भी यही है, फटीग। मोस्टली हम स्टील में पढ़ते हैं इसको। स्टील में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आ, है तो सबके लिए वैलिड, बट इट इज़ मोस्टली स्टडीड इन स्टील। क्योंकि जब हम आरसीसी वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना, तो वहाँ पर स्टील के अंदर रिलैक्सेशन देखते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह में। कृति का डाउट है कितने आदित्य हैं? कुछ ज़्यादा ही आदित्य हैं यहाँ पे। जब मैं पिछली उसमें पढ़ाता था, वहाँ पर भी बहुत सारे आदित्य थे। हाँ, पीयूष ने बिल्कुल सही कहा, फटीग वही है जो पढ़ते पढ़ते, लगातार पढ़ते पढ़ते आ जाता है आप लोगों को, वही है फटीग। ठीक है ना? फटीग। ठीक है। तो देखो फटीग होता क्या है। अगर हमारे पास, देखो आपने बचपन में देखा होगा, हम आपने बचपन में देखा होगा कि हमारे पास ना, अगर कोई स्टील की वायर होती थी तो उसको तोड़ना होता था, तो ऐसे खींच के ना तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता था, है ना? ऐसे खींच के तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो हम क्या करते थे, उस स्टील की वायर को एक बार ऐसे मोड़ते थे, फिर एक बार ऐसे मोड़ते थे उल्टा, फिर एक बार ऐसे मोड़ते थे, फिर एक बार उल्टा मोड़ते थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बार बार रिपीटेड, उल्टा 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 ऐसे करके मोड़ते 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 क्या होता था, धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता था, और फिर अचानक से कड़क करके टूट जाता था, है ना? ऐसा किया है क्या आपने कभी? किया है कभी? नहीं किया? तो देखो हमारे पास स्टील की वायर होती थी, उसमें ये करते थे तोड़ने के लिए, ठीक है ना? ठीक है। तो फटीग बेसिकली क्या होता है? फटीग होता है मटेरियल की स्ट्रेंथ का कम होते जाना, मटेरियल की स्ट्रेंथ रिड्यूस होते जाना, बार बार लोडिंग की साइकिल्स लगाने से, है ना? एल्यूमिनियम वायर वायर में करते थे। हाँ बिल्कुल। किसी भी उसमें करोगे, किसी भी मटेरियल की वायर में करोगे, हर मटेरियल की वायर में ऐसा होगा। ठीक है, चलो। तो हर मटेरियल की वायर में ऐसा होगा। होता क्या है कि जब आप बार बार पलट पलट के ना स्ट्रेसेस लगाते जाते हो ना किसी मटेरियल के ऊपर, तो क्या होता है, धीरे धीरे ना उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती है। इसी चीज को ही हम कहते हैं फटीग, है ना? समझ में आ गया? क्लियर है? एल्यूमिनियम वायर को किया आप लोगों ने? ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं, फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब होता है डिट्यूरेशन ऑफ मटेरियल, डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन का मतलब, डिटीरियोरेट का मतलब होता है कि उसमें खराब होते जाना, कोई भी चीज ना खराब होते जाना। ये पहले कोई चीज बहुत अच्छी थी, सड़ती गई सड़ती गई सड़ती गई, मतलब डिटोरेट होती जाती है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम होती गई। डिटोरेट का मतलब होता है कि पहले कोई चीज अच्छी थी, बाद में धीरे 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 करके उसमें कमी आती गई, खराब होती गई, वो होता है डिटोरेशन। ठीक है ना? सो डिटोरेशन ऑफ मटेरियल under repeated cycles of stress, under repeated cycles of stress or strain, in progressive cracking, in progressive cracking that eventually produces failure is fatigue। मेहनत करनी पड़ती है आदित्य नाम के लिए, तुमने कितनी मेहनत की थी? क्या क्या किया था जरा बताओ जरा।
ठीक है। तो डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल के अंदर कमी आते जाना। बेसिकली किस चीज में कमी आती जा रही है? स्ट्रेंथ में कमी आती जा रही है। तो मटेरियल की जो ताकत है वो कम होती जा रही है अंडर रिपीटेड साइकिल्स ऑफ स्ट्रेस। रिपीटेड साइकिल मतलब बार बार स्ट्रेस लगाते जा रहे हैं। ठीक है ना। मीनिंग किसका लिख दें बताओ, डिटेरियोरेशन का मीनिंग? एक मिनट। इसका मतलब होगा बिगड़ना या खराब होना। ठीक है। तो डिटेरियोरेशन यानी मटेरियल का बिगड़ना या खराब होना अंडर रिपीटेड। रिपीटेड मतलब बार बार जब लगातार। ठीक है ना। जब बार बार लगातार लोड लगाते जाते हैं, लोड साइकिल्स। ठीक है। इन प्रोग्रेसिव क्रैकिंग। प्रोग्रेसिव क्रैकिंग मतलब धीरे धीरे प्रगति करते जाना। ठीक है। तो यहां पर जो क्रैक होता है ना, क्रैक पहले बहुत बारीक सा क्रैक बनता है। धीरे धीरे जब बार बार रिपीटेड साइकिल्स लगाते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में एक बारीक सा क्रैक बनेगा, फिर धीरे धीरे उस क्रैक की विड्थ बढ़ती जाएगी, बड़ा क्रैक होता जाएगा, बड़ा क्रैक होता जाएगा, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तत्व का क्षय हो जाना भी कह सकते हैं। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव क्रैकिंग का मतलब वो है कि क्रैक में तरक्की होती जा रही है, क्रैक प्रोग्रेस करता जा रहा है, क्रैक बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव क्रैकिंग है क्रैक का बढ़ते जाना लगातार लोड लगाने की वजह से, जो कि इवेंचुअली इवेंचुअली यानी आखिरकार फेलियर कर देता है। इवेंचुअली मतलब आखिरकार आखिरकार उसकी वजह से फेलियर हो जाता है। इसी को हम फटीग कहते हैं। तो समझ में आया फटीग का मतलब? शॉर्ट नोट्स अभी साथ साथ मत बनाओ, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने पर, है ना। सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब बनाना। सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और 2-3 बार ना आप पीवाई क्यूज वगैरह कर लो, क्वेश्चंस कर लो। डॉली यादव डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन नहीं दिख रहे हैं? अब बैक एंड पे ना अभी ना कुछ और फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं ना, उसकी वजह से बीच बीच में कभी कभी साइट को ना वो करना पड़ता है, उस वजह से हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेजिलियंस समझते हैं। रेजिलियंस क्या होता है? देखो रेजिलियंस अब इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेजिलियंस क्या होता है? अच्छा हाँ, फैटीग में ना एक और चीज समझना जरूरी है। फैटीग में एक और चीज समझना जरूरी है। देखो फैटीग में ना एक एस एन कर्व बनता है, एस एन कर्व। ठीक है। इस कर्व को समझते हैं। ये एस एन कर्व क्या है फैटीग के अंदर, ये समझते हैं। एस एन कर्व क्या होता है ये समझते हैं। देखो हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है ना, जैसे कि ये स्केल है। अब इस मटेरियल के ऊपर मैं अगर इसको तोड़ना चाहता हूं तो मैं एक बार इस तरह से स्ट्रेस लगाऊंगा, एक बार इस तरह से स्ट्रेस लगाऊंगा, एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से, ऐसे ऐसे करके स्ट्रेस लगाता जाऊंगा। मान लो मैं 1 मेगापास्कल की स्ट्रेस हर बार लगाता हूं, ऐसे में 1 मेगापास्कल, ऐसे में 1 मेगापास्कल, ऐसे में 1 मेगापास्कल, ऐसे में 1 मेगापास्कल। तो 1 मेगापास्कल की स्ट्रेस अगर मैं बराबर बार बार 1 मेगापास्कल की स्ट्रेस लगाता हूं तो 10,000 बार अल्टरनेटिव स्ट्रेस की साइकिल 10,000 बार करने के बाद ये टूट जाती है, मान लो। ठीक है ना। हर बार 1 मेगापास्कल की स्ट्रेस लगाने पर। तो एक बात बता दो कि अगर मैं 5 मेगापास्कल की स्ट्रेस हर बार लगाऊंगा तो मुझे जो स्ट्रेस साइकिल्स हैं वो 10,000 करनी पड़ेंगी, या 10,000 से कम, या 10,000 से ज्यादा। अगर
मैं 5 मेगापास्कल की स्ट्रेस हर बार लगाऊंगा। पहले मैं जब 1 मेगापास्कल की स्ट्रेस लगाता था तो 10,000 स्ट्रेस साइकिल्स में ब्रेकिंग होती थी 1 मेगापास्कल में। तो 5 मेगापास्कल में कितनी स्ट्रेस साइकिल्स लगानी पड़ेंगी? 10,000 से कम स्ट्रेस साइकिल्स या 10,000 से ज्यादा स्ट्रेस साइकिल्स? स्ट्रेस साइकिल्स होंगी 10,000 से कम, ठीक है ना। मान लो 1,000 स्ट्रेस साइकिल्स में ही टूट जाएगा ये, ठीक है ना, मान लो 1,000 में। तो 10 मेगापास्कल की जब स्ट्रेस लगाऊंगा, हो सकता है ये 3-4 बार में ही टूट जाए, है ना। हो सकता है ये 3-4 बार में ही टूट जाए, या हो सकता है 50 बार में टूट जाए, लेकिन डेफिनेटली जो भी होगा ये 1,000 से कम आएगा नंबर, ठीक है ना। तो बेसिकली एस एन कर्व क्या होता है? एस यहां पर होता है, एस रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेस लेवल तक हम ले जा रहे हैं हर बार, और एन होता है नंबर ऑफ साइकिल्स। तो अगर स्ट्रेस का लेवल मैं ज्यादा रखूंगा, ज्यादा स्ट्रेस का लेवल रखूंगा, तो हो सकता है काफी ज्यादा स्ट्रेस लेवल पे एक बार में ही टूट जाए, ठीक है। इट विल ब्रेक इन ओनली वन टाइम, है ना, एक बार में टूट गया। लेकिन अगर स्ट्रेस को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा तो हो सकता है 4-5 बार स्ट्रेस साइकिल्स ले ले वो, है ना। फिर जब मैं स्ट्रेस को और रिड्यूस करूंगा, हो सकता है 5 मेगापास्कल कम कर दी, है ना, जो स्ट्रेस थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेस कम होती जाएगी ना, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स बढ़ती जाएंगी। इस तरह का हमें एस एन कर्व मिलेगा, इस तरह का कर्व हमको देखने को मिलेगा, एस एन कर्व। समझ में आई बात? तो दिस टाइप ऑफ कर्व विल बी एस एन कर्व। इस तरह का कर्व मिलेगा आपको, एस एन कर्व, ठीक है ना। और एक टाइम के बाद जाके ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये एस एन कर्व समझ में आया। जब स्ट्रेस ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स कम होंगी, और जैसे जैसे स्ट्रेस कम होती जाएगी नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे स्ट्रेस कम होती जाएगी नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। फिर एक लिमिट के बाद ऐसा होगा कि इतनी स्ट्रेस से अगर कम स्ट्रेस में लगाऊं तो लगभग लगभग ये कर्व ना हॉरिजॉन्टल हो चुका है। मतलब मैं इनफाइनाइट बार भी स्ट्रेस लगाता जाऊंगा, इनफाइनाइट बार भी स्ट्रेस लगाता जाऊंगा, तब भी नहीं टूटेगा। तो ये वाली स्केल है। मान लो अगर मैं हर बार इतनी इतनी हल्की हल्की सी स्ट्रेस लगाता जाऊंगा, बहुत हल्की हल्की सी स्ट्रेस, तो मैं तो 10 जन्म बैठा रहूंगा, ऐसे ऐसे करता रहूंगा, कभी ये टूटेगा ही नहीं, है ना। तो एक लेवल आता है कि जिस लेवल से कम की स्ट्रेस लगाओगे तो कितनी भी स्ट्रेस साइकिल्स दे दो वो नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है कि जिसके ऊपर आप, जिस इतनी स्ट्रेस पर आप इनफाइनाइट स्ट्रेस साइकिल्स लगाओ, हजारों लाखों करोड़ों स्ट्रेस साइकिल्स लगाओ, तब भी ये नहीं टूटेगा। इस वाली स्ट्रेस लेवल को कहते हैं, इस वाली लिमिट को कहते हैं हम एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। सो दिस स्ट्रेस लेवल, दिस लिमिट इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस लिमिट या फिर फैटीग लिमिट। दिस इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस लिमिट और फैटीग लिमिट। एस एन कर्व क्या है? वाह क्या क्वेश्चन है। इतनी देर से मतलब रामायण चल रही है, इतनी देर से पूरी रामायण चल रही है, पूरी खत्म होने के बाद तुम पूछ रहे हो कि सर रामायण क्या है। बिलो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस में कभी टूटेगा? हाँ बिल्कुल, बिलो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस में टूटेगा। ठीक है, तो ये एस एन कर्व समझ में आया। एस एन कर्व क्लियर हो गया? एस एन कर्व क्लियर हो गया। एंड्योरेंस लिमिट समझ में आ गई? एंड्योरेंस लिमिट या फिटीग लिमिट समझ में आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्योरेंस लिमिट? है ना। तो एंड्योरेंस लिमिट की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एंड्योरेंस लिमिट की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं। राइट डाउन, इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच
below which even large ब्रैकेट में लिखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स कैन नॉट कॉज fatigue failure. Fatigue failure. ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन लिख लो। एंड्योरेंस लिमिट का मतलब क्या है कि ये वो स्ट्रेस लेवल है कि जिससे नीचे अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स भी लगाओगे तब भी उसके ऊपर फटीग फेलियर नहीं होगा मटेरियल के ऊपर। नहीं, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स ना 1 से ही चालू होगा या कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल से ही चालू होगा। ठीक है, कम से कम एक स्ट्रेस साइकिल तो चाहिए ना, 0 पे कैसे हो जाएगा। वो न्यूनतम प्रतिबल जिस पर फटीग उत्पन्न ना हो, वो न्यूनतम प्रतिबल या फिर वो अधिकतम प्रतिबल, वो अधिकतम प्रतिबल होगा या न्यूनतम प्रतिबल होगा। हाँ, लार्ज बोला ना, लार्ज। कोई प्रॉब्लम है क्या लार्ज में। इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। तो याद नहीं आ गया इसको देख के तुमको। न्यूनतम, अधिकतम पे एकदम से टूट जाएगा, लेकिन अधिकतम का तो ये बोला हुआ है ना कि ये वो अधिकतम प्रतिबल जिस पर ये ना टूटे, वो हो जाएगा ना एंड्योरेंस लिमिट। तो वो अधिकतम प्रतिबल जिस पर ना टूटे, अगर न्यूनतम प्रतिबल जिस पर ना टूटे तो ये तो 0 वैल्यू आ गई कि न्यूनतम प्रतिबल लगाना है जिस पर ना टूटे। ठीक ठीक है, मैं कुछ लोड ही नहीं लगा रहा। समझ में आई बात। वो अधिकतम प्रतिबल जिस पर की असीमित स्ट्रेस साइकिल्स लगाने पर भी ना टूटे, वो अधिकतम प्रतिबल, वो होगा ना एंड्योरेंस लिमिट। समझे कि नहीं समझे, है ना। वो हाईएस्ट स्ट्रेस लेवल, दैट हाईएस्ट स्ट्रेस लेवल या दैट लार्जेस्ट स्ट्रेस लेवल at which even infinite number of stress cycles will not break the material, है ना। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस ये वाली आएगी ना कि जिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स लगाने पर भी ना टूटे। अगर मिनिमम स्ट्रेस बोले कि मिनिमम स्ट्रेस जिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स लगाने पर ना टूटे तो वो तो 0 आ जाएगा। गॉट इट। पूरे के रिस्पेक्ट में बता रहे थे। वेरी गुड। तो एग्जाम में जब रॉन्ग हो जाएगा ना तब तुम जाके बोलना अरे सर मैंने पूरे के रिस्पेक्ट में टिक किया था। आधे के, आप लोग आधे के रिस्पेक्ट में आंसर पूछते हो। 40 मिनट में 2 प्रॉपर्टी चैलेंज कर दिया। अब तो देखो खतरनाक स्पीड से पढ़ाएंगे। रेजिलियंस समझो, रेजिलियंस क्या होता है। सो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं समझा के रहूंगा। रेजिलियंस का मतलब होता है, रुको, हाँ, तो अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर अगर मैंने लोड लगाया, ठीक है, मटेरियल के ऊपर लोड लगाया, धीरे 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 करके लोड बढ़ता जा रहा है। अगर लोड बढ़ता जा रहा है मटेरियल के ऊपर तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आ रहा है ना, मटेरियल खिंच रहा है, मटेरियल के अंदर स्ट्रेन भी आ रहा है, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस भी आ रहा है। तो लोड लगाने पे मटेरियल का क्या हुआ कि ये खिंचने लगा, और जब ये खिंचने लगा इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होने लगी। हाँ या ना, जल्दी बताओ। मटेरियल खिंचने लगा, मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होने लगी, जैसे मटेरियल स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मान लो कि हमारा मटेरियल जो है वो एक स्प्रिंग जैसा है। तो मटेरियल
मन ही मन में विजुलाइज करो कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपने इस स्प्रिंग के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर लोड लगाया, धीरे धीरे लोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये स्प्रिंग स्ट्रेच होती जा रही है, ठीक है। तो स्प्रिंग जब स्ट्रेच होती जा रही है तो इस स्प्रिंग के अंदर कुछ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती जा रही है ना। स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती जा रही है, ठीक है। अब ये स्ट्रेन एनर्जी जिस लिमिट तक स्टोर कर रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करेगा कि हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं या फिर हम टफनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मटेरियल के अंदर क्या स्टोर हुआ, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट या विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज रेजिलियंस। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज रेजिलियंस। यानी अगर आपने इस मटेरियल को लोड किया, लोड करते 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 आप इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस पहुंचा दिया, या इलास्टिक लिमिट के अंदर कहीं पर भी हो, तब जितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उस स्ट्रेन एनर्जी को हम कहते हैं रेजिलियंस, ठीक है ना। समझ में आई ये बात। रेजिलियंस क्या है, मटेरियल के ऊपर लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से मटेरियल का डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन होने पर इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई। जब इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई, हमने जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, अंदर कहीं भी हो सकती है, वो उतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की है, तो उस स्ट्रेन एनर्जी को हम कहेंगे रेजिलियंस। समझ में आया, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो लिख लेते हैं, let us write down fast. Write down, it is the property of a material to absorb strain energy. It is the property of a material to store strain energy when it is deformed elastically, when it is deformed elastically, and to have this energy recovered, and to have this energy recovered upon unloading, upon unloading। ठीक है। तो देखो, जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्टोर किया, जब हमने मटेरियल को लोड किया इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जब मटेरियल को लोड किया है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जब मटेरियल को लोड किया है तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है। तो अभी जो स्ट्रेन एनर्जी भी स्टोर हुई है वो भी इलास्टिक है, दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। फिर अगर हम इसको अनलोड करेंगे तो वापस से मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में आ जाएगा जब हम अनलोड कर देंगे। मटेरियल जब अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में आ गया, मतलब जो हमने स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर दी थी मटेरियल के अंदर, वो मटेरियल ने रिलीज कर दी है, वापस से स्ट्रेन एनर्जी को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो अगर किसी स्प्रिंग को आपने लोड किया है, बड़े ध्यान से सुनते जाओ, स्प्रिंग को लोड किया, धीरे धीरे आप इसकी लोड को बढ़ाते जा रहे हो और स्प्रिंग स्ट्रेच होती जा रही है, मतलब स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती जा रही है। स्प्रिंग को लोड किया है आपने किस लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड किया, ठीक है। फिर जब आप इस एनर्जी को हटाओगे, यानी कि वापस से लोड को हटाओगे, धीरे धीरे आप इसको छोड़ोगे, तो क्या होगा, इसके अंदर की स्ट्रेन एनर्जी वापस से जीरो हो गई। यानी लोड करने से पहले जैसी स्प्रिंग थी, स्प्रिंग लोड करने से पहले इस तरह की थी, ठीक है ना। जब आपने लोड किया तब स्प्रिंग ऐसे हो गई खिंच के, इस तरह से हो गई है स्प्रिंग, ठीक है, इस तरह से खिंच गई है स्प्रिंग, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है। फिर वापस से आपने लोड हटाया तो धीरे धीरे वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी, और फिर लोड हटाने के बाद वापस से ये ऐसी हो जाएगी। तो यानी जब यहां पर जीरो स्ट्रेन एनर्जी थी, है ना, हमने लोड किया तो इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी
भर गई थी, स्ट्रेन एनर्जी इसने स्टोर कर ली थी अपने अंदर, ठीक है ना। फिर वापस से जब छोड़ दिया तो इसने स्ट्रेन एनर्जी को वापस से रिलीज कर दिया और फिर इसके अंदर जीरो स्ट्रेन एनर्जी आ गई है, अनलोडेड कंडीशन में दोबारा से स्ट्रेन एनर्जी आ गई है, ठीक है ना। तो रेजिलियंस बेसिकली क्या है? रेजिलियंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि लोड लगाने पर ये मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है और डिफॉर्म होके स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर लेता है, लेकिन अनलोड करने पर ये वापस से स्ट्रेन एनर्जी को रिलीज कर देता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिलियंस कहते हैं। समझ में आया? रेजिलियंस, रेजिलियंस समझ में आया? स्ट्रेन एनर्जी की ही टाइप नहीं है, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है ना, उसी को ही रेजिलियंस कहते हैं। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, इट इज एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी इन इटसेल्फ, इट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को ही रेजिलियंस कहते हैं। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी कहां तक स्टोर की है? जब जब हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहकर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो आप, इट डिनोट्स द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, it denotes the total strain energy stored in material within elastic limit, within elastic limit। बेटा अभी कम से कम डेफिनेशन तो समझ लो, अभी टॉपिक खत्म नहीं हो गया है जो तुम डाउट पूछना चालू कर दिए तुम लोगों ने, ठीक है। डाउट पूछने का आएगा, पहले खत्म हो जाने दो टॉपिक। लिख लिया? रिटन दिस मच? डन? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट will give the value of resilience। will give the value of resilience, ठीक है। तो रेजिलियंस की वैल्यू कैसे आएगी? एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व से आएगी, ठीक है ना। तो अब जरा एरिया लोड डिफ्लेक्शन कर्व का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लोड डिफ्लेक्शन। सो दिस इज लोड, लोड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से, यहां पर है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा लोड डिफ्लेक्शन कर्व। अब मटेरियल का लोड डिफ्लेक्शन कर्व अलग अलग तरह का हो सकता है ना। लोड डिफ्लेक्शन कर्व कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे दो तरह के मैं एग्जांपल देके बना देता हूं। लोड डिफ्लेक्शन कर्व को हम पी डेल्टा कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास लोड डिफ्लेक्शन कर्व आया इस तरह का, ठीक है, या फिर हो सकता है लोड डिफ्लेक्शन कर्व है इस तरह का। तो अगर लोड डिफ्लेक्शन कर्व इस तरह का है, इसको क्या कहेंगे? नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व। नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व, इस तरह के कर्व को कहेंगे नॉन लीनियर इलास्टिक, और इस तरह के कर्व को कहेंगे लीनियर इलास्टिक कर्व, ठीक है। लीनियर इलास्टिक कर्व। अब ये जो नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व है, लेट अस से इसकी इलास्टिक लिमिट यहां पर है ना, इलास्टिक लिमिट यहां पर है और इसकी इलास्टिक लिमिट यहां पर है, ठीक है। अब अगर हमने मटेरियल को लोड किया विद इन इलास्टिक लिमिट, मान लो यहां तक लोड किया, मान लो यहां तक लोड किया, ठीक है ना, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ना, दिस एरिया will give what? Resilience। तो ये जो शेडेड एरिया है, दिस विल बी इक्वल टू रेजिलियंस, है ना। अगर हमने इसको लोड किया यहां तक, इस जगह तक लोड किया,
तो ये जो है ये दिस एरिया विल बी इक्वल टू रेजिलियंस। तो रेजिलियंस को कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, जिस लेवल तक आप लोड को ले गए हो, है ना, लोड डिफ्लेक्शन कर्व से आपको पता चल जाएगा कि डिफ्लेक्शन कितना है ना, इतना आपने लोड लगा दिया, या नो मान लो पी लेवल तक का लोड लगा दिया, डेल्टा लेवल तक का डिफ्लेक्शन है ना, तो आप जिस जगह तक का लोड लगा दिया है उतने उतने एरिया को, पी डेल्टा कर्व को आप ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो, ये एरिया दे देगा आपको रेजिलियंस। सिमिलरली अगर हमारे पास लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, उसमें आपने लोड लगा दिया यहां तक, मान लो कोई भी वैल्यू है पी, ठीक है ना, और यहां पर है डिफ्लेक्शन डेल्टा, तो इस लेवल तक आपने जब लोड लगा दिया तो ये वाला जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे, ये एरिया बता देगा कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हुई है मटेरियल के अंदर, और ये जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी ये रेजिलियंस के बराबर हो जाएगी। इसी स्ट्रेन एनर्जी को ही हम रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। रेजिलियंस कैसे मिलेगा, तो रेजिलियंस होता क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं, मटेरियल को लोड करने पर मटेरियल का डिफॉर्मेशन हुआ और मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई। अगर ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट है तो जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम कहते हैं रेजिलियंस, ठीक है। मटेरियल को लोड किया, मटेरियल का डिफॉर्मेशन हुआ, मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई। ये जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है तो ऐसे स्ट्रेन एनर्जी को हम कहते हैं रेजिलियंस। और ये रेजिलियंस कैसे मिलेगा, लोड डिफ्लेक्शन कर्व का आप एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया कैलकुलेट कर लो, वो एरिया दे देगा आपको रेजिलियंस। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर रेजिलियंस कैलकुलेट करना हो कि कितना है, तो इस वाले कर्व के लिए ज्यादा आसान है कैलकुलेट करना या इस वाले कर्व के लिए ज्यादा आसान है, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए तब रेजिलियंस कैलकुलेट करना आसान है। जय मैकेनिकल, जय सिविल, बहुत बढ़िया। और आगे बताओ किस तरह के मटेरियल के लिए आसान है, लीनियर इलास्टिक या नॉन लीनियर इलास्टिक, जो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है उसके लिए आसान है, या जो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता उसके लिए कैलकुलेशन आसान है। लोड को कितना भी लगा सकते हैं ना, एनर्जी सिर्फ इलास्टिक पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगी ना बेटा, लोड को हमें इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रखना है। लोड ज्यादा लगा दोगे, लोड आपने ज्यादा लगा दिया तो यहां तक की स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। जितना लोड लगाओगे उसके हिसाब से ही तो आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे, कम लोड लगाने पे कम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा लोड लगाने पे ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो सारे बच्चों का ये कहना है कि जो लीनियर इलास्टिक मटेरियल है उसके लिए कैलकुलेट करना आसान है, जहां पर हुक्स लॉ वैलिड है वहां पर इस एनर्जी को कैलकुलेट करना आसान है। क्यों, क्योंकि ये एरिया सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा, हाँ या ना, ये एरिया जो रेजिलियंस की वैल्यू देगा, ये एरिया सीधे सीधे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, आ गया रेजिलियंस, यस और नो, ठीक है। तो रेजिलियंस क्या हो जाएगा, फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल, और लिख लेते हैं फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल, फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल रेजिलियंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ पी इंटू डेल्टा, ये आ जाएगा रेजिलियंस। अच्छा रेजिलियंस, जब भी आप स्ट्रेन एनर्जी लिखते हो ना, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, तो वो कैपिटल यू से लिखते हो, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को डिनोट करोगे आप कैपिटल यू से, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी रेजिलियंस वाली लिख रहे हो तो आप सफिक्स में आर लगा दो, ठीक है ना। तो ये जो रेजिलियंस हो जाएगा कैपिटल यू आर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ पी डेल्टा, हाफ पी डेल्टा। नॉन लीनियर के लिए बताइए, नॉन लीनियर के लिए मुश्किल है ना, और मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं कि मैं नॉन लीनियर के लिए बता पाऊं, उसके लिए आपको किसी और सर से पढ़ना पड़ेगा जो ज्यादा पढ़े लिखे हों, जो ज्यादा हायर क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो लीनियर के लिए तो मैंने बता दिया, इस नॉन लीनियर के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी है। ठीक है, डन है इतना, ये चीज समझ में आ गई। क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए। ये लिखना है किसी को, यू वांट टू राइट दिस,
मैं आज खुश बहुत ज्यादा हूँगा, क्यों, किस बात से? तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे डाउट पूछ रहे हो इस बात से। चलो, अब एक चीज तो हमने देख ली कि जो रेजिलियंस है दैट इज हाफ पी डेल्टा। अब एक चीज और आप लोग देखो कि स्ट्रेन क्या होता है, या यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यानी अगर आप स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाहो तो क्या करोगे? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस करोगे, है ना? ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, दिस इज रफ वर्क, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और स्ट्रेस को आप लिख सकते हो पी अपॉन ए, और ई तो पहले से ही मल्टीप्लाइड था यहां पर, तो यानी डेल्टा आप लिख सकते हो पी एल अपॉन ए ई, ये आप लिख सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है। डायरेक्टली आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो, आप सीधे सीधे पी एल अपॉन ए ई लिख सकते हो। ग्राफ, ग्राफ क्या चलता फिरता ग्राफ होता है जो स्ट्रेन एनर्जी भर भी रहा है, ग्राफ स्ट्रेन एनर्जी रिलीज भी कर रहा है? कोई ऐसा ग्राफ देखा है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं? अरे स्ट्रेन एनर्जी आ गई, अरे देखो देखो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती हुई दिखाई दे रही है, अरे देखो देखो रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है तुम पहली बार पढ़ने आए हो, मतलब कुछ भी चीज तुम पहली बार ही देख रहे हो। ये नहीं होता है, नया नया बच्चा पैदा होता है, पापा वो क्या है, अरे वो पेड़ है, अब पापा वो क्या है, वो मैदान है। ऐसे ऐसे तो मतलब तुम सवाल पूछते हो फालतू के। स्ट्रेन एनर्जी रिलीज कर रहा है, ग्राफ के अंदर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाओ सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन को आप लिख सकते हो पी एल अपॉन ए ई। तो डेल्टा यहां पर रिप्लेस कर दो, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आप विद इन इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी? हाफ पी इंटू डेल्टा की जगह क्या लिख दोगे आप? पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। तो रेजिलियंस हो जाएगा पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई, रेजिलियंस आ गया पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई। तो ये क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इसके आगे स्टार लगा दो, ये याद करना है। होली सेलिब्रेशन अब तो मौका ही नहीं मिलता। कभी ऐसे हंसते नहीं है किसी के डाउट पे, तो फिर जिंदगी में मजा ही क्या रहेगा अगर किसी के डाउट पे हंसेंगे नहीं? उदास नहीं हो जाएगी जिंदगी? कोई ऐसे डाउट पूछे फालतू के तो खूब हंस के हंसो, खिलखिलाओ, लेकिन ना उल्टा सीधा बोलो मत, बस हंस लो, ठीक है ना? कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या होगा? यहाँ पर बैन हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो ब्लॉक होने से बचना है तो बस हंसना है, ठीक है? कुछ गलत बोलना नहीं है। गलत उल्टा सीधा जो है मजाक उड़ाने वाली चीजें वो मैं ही बोल सकता हूँ, ठीक है? आप लोग नहीं बोल सकते। आ जाओ होली खेलने, चलो कम से कम मेरी जो अकेलेपन की होली है, आप लोग आ जाओगे तो कुछ। फॉर्मूला कैसे आया? ये पूरा का पूरा भी डिराइव किया है बेटा, ऐसे आया फॉर्मूला। मैं कौन सी सिटी में हूँ? मैं अभी नोएडा। हाँ, पीएचडी वाला रख देते हैं इसका नाम। मथुरा में? मथुरा में तो हमारे जो देवेश सर हैं मथुरा में ही तो गए हैं अभी होली खेलने। आज उन्होंने फोटो भेजी मथुरा की, खतरनाक होली वाली। वैसा फॉर्मूला क्या बताता है? कैसा फॉर्मूला क्या बताता है? सिलेक्शन के बाद आओ मिलने। कल होली की हॉलीडे है, बिल्कुल होली की हॉलीडे है। बांग्लादेश में हो तुम अभी? बांग्लादेश से लाइव देख रहे हो, क्या बात है। सेक्टर 62 में हो तुम अजय? क्या बात है, बहुत पास में हो। सेक्टर 62 में तो मेन ऑफिस है पीडब्ल्यू का। सर पी बाय ए को भी रिप्लेस कर दें सिग्मा से? करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, रुक जाओ। चलो इतना हो गया, ये सबने लिख लिया। अब आगे चलते हैं, एक और तरीका है ना? तो अभी थोड़ा सा दूसरा और देखते हैं। हमारे पास जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड थी यू आर कितनी थी? हाफ पी डेल्टा थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पी को हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन एरिया लिख सकते हैं। पी को स्ट्रेस अपॉन एरिया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। पी को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया। पी को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकते हैं, ठीक है।
हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर में तो युद्ध हुआ था शायद, हस्तिनापुर में नहीं, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, लेकिन हस्तिनापुर की वहां पर क्या कहते हैं, क्या हुआ था, एक मिनट याद करने दो। हस्तिनापुर का साम्राज्य था ना वो, राजा लोग थे। डेल्टा क्यों क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, डेल्टा हो जाएगा स्ट्रेन इनटू लेंथ, स्ट्रेन इनटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू एरिया इनटू लेंथ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइव फ्रॉम इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ ही तो दिल्ली है। हस्तिनापुर के राजा थे राजा शांतनु, और भीष्म उनके बेटे थे। देख, तुम देख ही रहे हो मेरी जीएस कैसी है, मैं पढ़ाऊंगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, ये वाला भी लिख लिया। आप लोग लिखते भी हो कि नहीं लिखते हो? बिना लिखे बिना नोट्स के कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला, नोट्स बनाने हैं, लिखना है सब कुछ। फ्रॉम लखनऊ, अरे वाह, लखनऊ में तो मैं गया था जब मैं, कौन सी कंपनी में था, बहुत पहले एक कंपनी में था, बहुत बड़ी सी कंपनी है, नाम देखो, नाम लेना अलाउड नहीं है तो आप समझ जाओ। वहाँ पर अलग अलग सेंटर्स पे जाके पढ़ाना होता था ऑल इंडिया में। लखनऊ में गोमती नगर, वहाँ पर था सेंटर, वहाँ पर टुंडे कबाबी। पीडीएफ से लिख लेंगे, चलो। अब देखो, ये फालतू की बातों में आप लोग लगा लेते हो, पुरानी यादों में उलझा देते हो मुझे। तो भोपाल से तो हमारा कॉलेज ही है, एनआईटी भोपाल। जो लोग भोपाल में हैं वो, नहीं उससे भी पहले, चितांशु, उससे भी पहले। चलो पीडीएफ से लिखते हैं। तो ये समझ में आई कि बात कि नहीं आई? स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, पढ़ते चलो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, ठीक है ना। चलो ये चीज क्लियर है, अब ये बातें बंद करो। आप लोग कहां कहां से हो, ये सब बातें बंद करो, अब ये बताओ। हाँ, अभी हम ग्वालियर में नहीं रहते हैं, अभी ग्वालियर से नोएडा शिफ्ट हो गए हैं। यस पीयूष, सही पहचाना आपने, UITRGP, वेरी गुड। किसने कहा इन लोगों से अपनी सिटी का नाम बताऊं? सही बात है। चलो ये क्लियर है। तो जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसको दो तरीके से, तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, हाफ पी डेल्टा, ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर दूसरी तरीके से पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तीसरा तरीका ये है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दिया, देखो लोड डिफ्लेक्शन कर्व दिया है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व दिया है, उससे कैलकुलेट करना आसान है, मतलब ये वाला तो नहीं दिया रहेगा। अगर ये वाला लोड डिफ्लेक्शन कर्व हमारे पास है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम हमेशा लीनियर इलास्टिक मटेरियल ही लेते हैं, इसीलिए इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लीनियर इलास्टिक मटेरियल रहेगा, मटेरियल ऐसा रहेगा जो हुक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इस तरह के मटेरियल के लिए आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट कर सकते हो हाफ पी डेल्टा से, ठीक। ये तो हो गया। अब अगर आपके पास लोड डिफ्लेक्शन कर्व दिया ही नहीं है, आपको दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है, तब भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ये रही मान लो आपकी इलास्टिक लिमिट, और आपकी लोडिंग हो रही है यहां तक, स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं इतने, स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं इतने, तो ये वाला एरिया आप कैलकुलेट करो। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और फिर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मटेरियल की वॉल्यूम से। तो मटेरियल की वॉल्यूम भी फिर दी रहेगी एग्जाम में, है ना। तो जो भी मटेरियल की वॉल्यूम दी रहेगी उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, मटेरियल की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके अंदर टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगी, ठीक है ना। पर्सनल मैसेज भले ही कर देना, लेकिन सबको नंबर मत बता देना, ठीक है ना। ये डायरेक्ट एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत
ये सिर्फ एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चंस आए हैं कई बार, गेट में भी क्वेश्चंस आए हैं कई बार, एसएससी जेई में कई बार आए हैं और स्टेट सर्विसेज में कई बार आए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे फॉर्मूले स्टार मार्क करके लिखाए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कई बार आता है। तो समझ में आ गई ये बात कि अगर आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है लोड डिफ्लेक्शन कर्व से तो आ ही जाएगा, अगर आपको लोड दिया है डिफ्लेक्शन दिया है तब भी आ जाएगा, अगर आपको लोड दिया है और यंग्स मॉडुलस दिया है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला फॉर्मूला भी, ये सारे तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब आते हैं प्रूफ रेजिलियंस पे। प्रूफ रेजिलियंस पे आते हैं। देखो रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी मटेरियल की जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको बोल दिया कि अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी पूरा का पूरा हम इलास्टिक लिमिट पे ही पहुंच गए, तब जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उस पूरी स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी अभी मैंने बताया था कि ये वाला आएगा, हमको ये पढ़ना ही नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ये होते ही नहीं है, ये बस जानकारी के लिए बता दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में आएगा ये वाला, ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड वाला आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो प्रूफ रेजिलियंस समझ में आया। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है दोबारा से बता देते हैं। अगर मटेरियल को लोडिंग की है इस तरह से, मटेरियल को लोड किया है इस तरह से कि अभी इलास्टिक लिमिट तक हम पहुंचे नहीं हैं, तो ये वाली जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है अभी हम इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचे हैं, है ना। इलास्टिक लिमिट तक पहुंचने के लिए या यील्डिंग तक पहुंचने के लिए लोड अप्लाई किया जाना चाहिए था पी वाई, लेकिन हमने अभी लोड अप्लाई किया है सिर्फ पी। तो जब सिर्फ पी ही लोड अप्लाई किया है तो कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई होगी, इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई होगी। तो इस वाली स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इस वाली स्ट्रेन एनर्जी को हम कहेंगे रेजिलियंस। लेकिन अगर हम लोड बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द लोड, लोड बढ़ाते बढ़ाते हम लोड को यहां तक ले जाएं और लोड को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक ले गए और इतना पूरा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हमने कैलकुलेट किया कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, इसको हम कहेंगे प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। तो अगर लोड को बढ़ाते बढ़ाते यील्डिंग तक ले गए, यील्ड लोड तक ले गए, या कहें कि इलास्टिक लिमिट तक ले गए, यील्डिंग और इलास्टिक लिमिट लगभग लगभग हम बराबर ही लेते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल लेते हैं। तो अगर यील्ड स्ट्रेस तक या यील्ड लोड तक या फिर इलास्टिक लोड तक इसको लोड कर दिया, तब मटेरियल के अंदर जितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी उस स्ट्रेन एनर्जी को हम कहेंगे प्रूफ रेजिलियंस। समझ में आया, समझ में आया। तो अप टू इलास्टिक लिमिट अगर लोड कर दिया तब जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है उसको कहेंगे प्रूफ रेजिलियंस। क्लियर है, ठीक है ना। तो राइट डाउन the total strain energy stored in the material, the total strain energy stored in the material up to elastic limit, up to elastic limit is called as proof resilience। ठीक है, ये proof resilience हो जाएगा। अब क्या किया जाए, ये proof resilience हो गया, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, लीनियर इलास्टिक, और ये रहा पी डेल्टा कर्व। तो पी डेल्टा कर्व में हमारी जो लोडिंग है, लोडिंग यहां तक है, लोड इज अप टू दिस। इस लोड को हम पी वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस रिफ्लेक्शन को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो एरिया आ जाएगा, ये एरिया क्या आ जाएगा, दिस विल बी प्रूफ रेजिलियंस। सो प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा, प्रूफ रेजिलियंस विल बी इक्वल टू हाफ पी वाई यील्ड लिमिट तक, ठीक है, इनटू डेल्टा वाई, ठीक है ना। या फिर हम प्रूफ रेजिलियंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इनटू स्ट्रेस और स्ट्रेन अप टू यील्ड लिमिट, यील्डिंग तक स्ट्रेन कितना हो गया। या फिर हम प्रूफ रेजिलियंस को ऐसे भी लिख सकते हैं,
सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E। यानी जब स्ट्रेसेस यील्ड तक पहुंच गई हैं, अच्छा इनटू वॉल्यूम भी होगा, टोटल वॉल्यूम भी होगा ना यहाँ पर। ठीक है ना, तो या तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व से पी डेल्टा कर्व से या लोड डिफ्लेक्शन कर्व से कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इस तरह से आ जाएगा, है ना। और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन को यूज करके करेंगे तो हमें वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? यस, एक अंडर है और एक अप टू है। जॉब के साथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जॉब के साथ स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई वढ़ाई मत करो, मस्त घूमते फिरते रहो। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रेटजी में पढ़ाई तो होगी ना, पढ़ाई पे ध्यान दो बस, सारी स्ट्रेटजी अपने आप बन गई। खुद की स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, स्ट्रेटजी वगैरह ढूंढते और पूछते वो लोग रहते हैं जो पढ़ाई पे नहीं भरोसा करना जानते। क्या करना जानते हैं? बस कि स्ट्रेटजी पूछेंगे, स्ट्रेटजी ढूंढेंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, स्ट्रेटजी पे ही काम चल रहा है ना। एक लड़का है, सर मैं अभी ना परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाने की प्लानिंग में हूँ। ठीक है भैया, परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाओ। 1 महीना निकल गया, सर बस परफेक्ट स्ट्रेटजी बनने वाली है। 6 महीने निकल गए, सर ऑलमोस्ट ना स्ट्रेटजी बन ही गई, बस ये समझ लो स्ट्रेटजी बन गई। 1 साल हो गया, अरे सर एग्जाम इसलिए बिगड़ गया कि मैं ना परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बना पाया। भैया स्ट्रेटजी बनाते रहोगे पढ़ाई कब करोगे? और जितने ज्यादातर लोग हैं ना, सब के सब बस स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। सिलेक्शन होना है पढ़ाई से, ना कि स्ट्रेटजी से। सर नीचे स्ट्रेन कैसे? अच्छा, हाँ, पूरी लाइफ स्ट्रेटजी बनाते बनाते निकल गई, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बन पाई। पढ़ाई कब चालू करेंगे? तुम देखना यूट्यूब पे जब तुम जाते हो कि कितने टाइम तुम एक्चुअली में पढ़ाई करते हो और कितने टाइम तुम स्ट्रेटजी के वीडियो देखते हो, खुद सोचना। तुम खुद देखना, तुम स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हो यूट्यूब पे कि पढ़ाई करते हो? सर नीचे स्ट्रेन कैसे गया ई? नीचे स्ट्रेन कैसे गया ई? किसी को समझ में आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाया है, स्ट्रेन कैसे गया का मतलब क्या है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। थर्ड वाला वो रेजिलियंस में भी होगा ना? थर्ड वाला रेजिलियंस में क्या है, कोई भी स्ट्रेस लेवल हो सकता था। यहाँ पर प्रूफ रेजिलियंस में क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, यानी जब इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया है तब वाला स्ट्रेस है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, यील्ड स्ट्रेस या फिर इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गई है स्ट्रेस, और इससे कम रही होगी तब वो रेजिलियंस में आ जाएगा। समझ में आया? यूट्यूब डिलीट कर दिया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, इस ई की पूछ रहे हो तुम, ये यंग्स मॉडुलस है बेटा। स्ट्रेन ऐसे होता है, ऐसे। दिस इज यंग्स मॉडुलस। अभी अभी डेरिवेशन किया था ना, डेरिवेशन किया था ना, ये यहां पर ई लिखा था, कहाँ गया? नहीं लिखा था क्या? है, लिखा नहीं है? अच्छा एक और लिख देते हैं यहां पर फिर। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यू आर क्या हो जाएगा, यू आर विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम, है ना। बिकॉज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना, स्ट्रेन हो जाता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना, तो ये चीज
हम यहाँ भी रख सकते हैं ना, यहाँ भी रख सकते हैं। तो स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिख दिया, तो यहाँ पर यू आर हो गया, रेजिलियंस हो गया हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चार चार फॉर्मूले हो गए, लेकिन चार की जरूरत नहीं है, मतलब ये सब एक दूसरे जैसे ही हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है, ये एक ही चीज तो है, कोई अलग अलग चीज थोड़ी है, बस ट्रेन की जगह स्ट्रेस के टर्म्स में लिख दिया है। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है, बस डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए कर दिया, डेल्टा की जगह पी एल अपॉन ए कर दिया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो दो ही फॉर्मूले हैं। डन है। ये है यंग्स मॉडुलस का नोटेशन। यंग्स मॉडुलस का नोटेशन क्या है? कैपिटल ई। स्ट्रेन का नोटेशन ये रहा एप्सिलॉन, दिस इज स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। इन दोनों में अंतर है, ये रहा यंग्स मॉडुलस और ये रहा स्ट्रेन। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। प्रूफ रेजिलियंस डन। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पे। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। देखो, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होती है उसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्ट्रेन एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए, यानी मटेरियल की वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, उसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को हम स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, और इसको स्मॉल यू आर इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्मॉल यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल यू और स्मॉल यू में भी कंफ्यूज नहीं होने का है। कैपिटल यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। स्मॉल यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई बात सबको? अमित भाई, एजम्पशन है वो कि सब सेम है? अच्छा ठीक है। हाँ, शैतांशु ने बिल्कुल सही कहा, इन सबको बराबर लेके चलते हैं हम। कितनी बार बताएं ये बात? चार चार बार बता चुके हैं, अगली बार पूछिए ना कान मरोड़ देंगे। वैसे ना एक रिसर्च चाहिए सामने कि जो कान मरोड़ते हैं ना उससे दिमाग की कुछ नसें तेज हो जाती हैं, उससे जल्दी समझ में आता है। तुम लोगों को भी वही चाहिए। कितनी बार बता दिया कि प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ये सब बहुत पास पास में होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए इनको एक ही पॉइंट मान के कर देते हैं। किस तरह के मटेरियल के लिए? लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी? जूल या न्यूटन मीटर। स्ट्रेन एनर्जी की जो यूनिट रहेगी, आगे लिख देते हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी जूल्स और न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी? जूल्स पर मीटर क्यूब या जूल्स पर
mm³ या न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या वैसे तो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखना चाहिए, है ना। कई बार क्या है, ऊपर वाला मीटर और नीचे वाला मीटर काट दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कई बार ऐसे करते हैं, है ना। या न्यूटन मीटर पर क्यूब लिख देते हैं, या न्यूटन पर क्यूब लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो भी आएगा इन्हीं के ही वेरिएशंस में ही आती रहती है। तो स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट क्या हो गई है, जूल्स या न्यूटन मीटर। एक न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया तो कितना वर्क डन किया है, 1 जूल वर्क डन। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। देखो ऑर्डर आया डीपी का, क्या कि एस ई फुल फॉर्म में लिखो। हमें पता तो है कि ये स्ट्रेन एनर्जी है, आप बातें भी पूरी स्ट्रेन एनर्जी की कर रहे हो, टॉपिक भी स्ट्रेन एनर्जी चल रहा है, लेकिन आपको अलाउ नहीं है स्ट्रेन एनर्जी को ऐसे ही लिखना। आप ऐसी को स्ट्रेन एनर्जी पूरा फुल फॉर्म में लिखो, नहीं तो हम कट्टी हो जाएंगे। लिख लिया सबने, चलो बहुत ही अच्छा। ऐसे कट्टी वट्टी मत हुआ करो इतनी छोटी छोटी बातों पे। 7:30 बज गए क्या, 7:30 बजने वाले हो गए, ये तो गलत बात है, इतनी जल्दी टाइम खत्म हो गया। लास्ट वाला यूनिट नहीं, यूनिट भी समझाने पड़ते हैं, यूनिट भी समझाएं कि ये न्यूटन है, ये है, ये क्यूब है। गजब। ठीक है, चलो अब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना। सो इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सो बेसिकली क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो क्या जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। रेजिलियंस को हमने क्या लिखा था, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम लिखा था, और इसमें पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, लिख सकते हैं। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। अब अगर आप इसको देखो ध्यान से, इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है, इफ यू लुक एट दिस क्लोजली यू विल अंडरस्टैंड दैट हमारा जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा कि ये था स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था ना, स्ट्रेस, और ये था स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया है विद इन इलास्टिक लिमिट, ये वाला जो एरिया है ये दे देगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। So this area will be equal to modulus of resilience, modulus of resilience, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट
within elastic limit will give modulus of resilience. डन है? क्लियर है? चलो तो आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो ठीक है, सो लेट अस कंप्लीट फिनिश दिस क्लास टिल नाउ, we'll see you in the next class, okay? बाद में मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।